कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी। सब लोग हल्दी से रंगे हुए थे, यहाँ तक कि विवेक को भी काव्या ने नहीं छोड़ा था। सिर्फ करण था जिसे किसी ने हल्दी लगाने की हिम्मत नहीं की थी, जो चुपचाप से बिल्कुल सही कपड़ों में एक साइड पर खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि रूही भी हल्दी से भरी हुई थी। उसके पूरे गालों पर हल्दी लगी थी और ये भी काव्या ने ही किया था। लड़के वालों के जाने के बाद सब लोग अंदर आ जाते हैं। काव्या नहाने चली गई थी और बाकी सब भी। रूही कब से करण को ढूंढ रही थी लेकिन वह मिला ही नहीं। वह थोड़ी अपसेट थी क्योंकि करण को भी हल्दी लगानी थी। वो चाहती थी पर सबके सामने वो कैसे कर पाती। उसका मन था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। वो देखती है तो करण का था। वो देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से दादी के रूम में जाकर अपना मुंह साफ कर लेती है। सबसे बचते बचाते ऊपर टेरेस पर चली गई। मौसम बहुत अच्छा था। सुहानी सी हवा चल रही थी, हल्की ठंड भी थी। वो आसपास देखती है, उसे करण कहीं नहीं दिख रहा था। वो नज़र घुमाकर देख रही थी कि तभी उसने अपनी पीठ पर महसूस किया किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया था। ये करण था। वो अपने हाथ से उसके गालों पर हल्दी लगा रहा था। दोनों अपने प्यार में डूबे चुपचाप से खड़े थे कि रूही को एहसास था कि करण उसके गालों पर हल्दी लगा रहा है। वह थोड़ा सा पलटकर करण को देखती है जो उसे बस देखे जा रहा था। करण अपना गाल रूही के गाल के पास लेकर आता है और उसे टच करते हुए अपने गालों पर भी हल्दी लगा लेता है। इस एहसास से दोनों की आंखें बंद हो गई। रूही की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गई थी। दोनों इसी तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे चुपचाप से खड़े थे। करण की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। सारा दिन रूही को उसने अपने करीब में महसूस करने की कोशिश की, पर हल्दी के चक्कर में ये लड़की ज़रा भी उसके पास नहीं आई। किस तरह हल्दी में आए लड़के रूही को देख रहे थे। करण से बर्दाश्त नहीं था। बस वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी बहन के ससुराल वाले थे और रूही का एहसास, रूही की नज़दीकी उसे बहुत सुकून देती थी। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस कर रहे थे। वे दोनों कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे उन्हें पता ही नहीं चला। तभी करण का फ़ोन बजने लगता है। उसकी माँ का फ़ोन था। मीरा जी काफ़ी देर से करण को ढूंढ रही थी और इसी वजह से वो उसे फ़ोन करती हैं क्योंकि रूही की फैमिली नीचे आ गई थी। करण रूही को खुद से दूर करके अपनी माँ की कॉल पिक कर लेता है और सामने से बहुत मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है। मीरा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कहाँ हो, नीचे आ जाओ, उसे लेकर तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं। ये सुनकर तो करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रूही को तो कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। करण थोड़ा रूही की तरफ झुका और उसके माथे को किस करते हुए कहता है, नीचे चलते हैं। करण वहाँ से नीचे की ओर चला गया था। रूही ना समझी में अभी भी खड़ी थी। वो कोशिश कर रही थी समझने की, करण इतना क्यों खुश हो रहा था, इस लड़के के दिमाग में क्या चलता है। वो अब भी करण को उतना अच्छे से समझ ही नहीं पा रही थी। फिर वह भी नीचे आ जाती है। आज मेहंदी का फंक्शन भी था जो शाम को होने वाला था और उसी की तैयारियां भी हो रही थी क्योंकि शादी में बस अभी एक दिन ही बचा था। कल संगीत का फंक्शन भी होना था और इसी संगीत के फंक्शन में रूही और सब घर वालों को एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिलने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। करण जब नीचे पहुंचा तो सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। केशव जी ने जब करण को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। करण ने झुककर उनके पैर छुए और फिर काजल जी के भी पैर छुए और बहुत अच्छे से उनके साथ बात की और फिर अपने पापा के साथ जाकर बैठ जाता है। रूही जब नीचे आई तो हॉल में अपने पेरेंट्स को देखकर तो वो खुश हो गई। वो दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। दोनों की आंखों में ही आंसू आ गए थे। रूही इसलिए इमोशनल थी कि वो इतने दिनों बाद अपने माँ बाप से मिल रही थी। केशव जी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए। अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे बहुत प्यार से सहलाया। सच में उनकी बेटी अब पराई हो गई थी। वो बड़ी हो गई थी। उसकी शादी होने वाली थी। ये सोचकर भी उन्हें थोड़ा सा घबराहट महसूस होती थी कि रूही अब उनके पास नहीं रहेगी। रूही की माँ काजल जी भी इमोशनल हो गई थी। वो भी उससे मिलती हैं। उसके बाद रूही अपने भाई को ढूंढ रही थी जो उसका भाई छोटा था, ऋषु। फिर पीछे से एक छोटी सी आवाज़ आती है। ये ऋषु की थी जो बहुत प्यार से कह रहा था, दी। ऋषु विवेक के साथ था। उसकी उसके साथ बहुत बनती थी। विवेक का हाथ छोड़कर दौड़कर रूही के गले लग जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे की जान थे। दोनों की बहुत बनती थी।
कमाल की बात ये थी कि ऋषु रूही के लिए किसी माँ बाप से भी ऊपर था। ऋषु रूही के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो उसकी हर बात बिना कहे ही समझ जाया करता था। दोनों भाई बहन को इस तरह मिलता देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। बाकी सब थोड़ा इमोशनल, क्योंकि रूही अपने भाई से बहुत प्यार जो करती थी। तभी उन्हें ऊपर से काव्या की आवाज़ आती है, जो भागते हुए नीचे आ रही थी। सब लोग उसी की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था वो अभी ही उठकर आई है। काव्या का ध्यान जैसे ही रूही की फैमिली की तरफ गया, वो भागकर केशव जी के गले लगते हुए कहती है, अरे वाह अंकल जी, आप आ गए। मुझे लगा था मेरी शादी के बाद आओगे। वो हमेशा ही बहुत प्यार से बात करती थी। रूही की फैमिली भी उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी कि अपनी फैमिली थी। और वैसे ही केशव जी भी जितना प्यार रूही और ऋषु को करते थे, तीनों बच्चों को भी उतना ही करते थे। विवेक और काव्या तो उनके पास बहुत वक्त तक रहते आए हैं। ये देखकर काजल जी मुंह बनाकर कहती हैं, अच्छा अच्छा, अब सारा प्यार अंकल से ही ले लेना। आंटी को तो तुम भूल गई हो, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। वो झूठा मूठा नाटक करती हैं। ये देखकर सब लोग हंसते हैं। काव्या झट से उनके गले लग जाती है और फिर अचानक से थोड़ा रोने लगती है। सब लोग घबरा गए, मीरा जी भी, कि हुआ क्या है, और काजल जी और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। ये लड़की, इसका कुछ हो नहीं सकता। एक साइड पर पहले ही रूही इमोशनल बैठी थी, ऊपर से अब काव्या भी रो रही थी। सब लोग इमोशनल होने लगे थे। इसीलिए बात को बदलते हुए विवेक कहता है, कुछ खाना वाना लगा देना चाहिए। वह लोग थके हुए हैं और दूर से आए हैं। खाने का नाम सुनकर ऋषु ज़ोर से कहता है, हाँ हाँ, मुझे भूख लगी है। मैं भूल ही गया था मुझे भूख लगी है। करण को तो ऋषु से भी जलन महसूस हो रही थी। जिस तरह वो अपनी बहन के गले लगकर उसे खींचते हुए कह रहा था, चलो चलो, मुझे भूख लगी है। बाहर इस वक्त मेहंदी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि रात को मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग यही सब सोच रहे थे कि क्या क्या करना है। कल्पना जी अभी मार्केट से आई थी। रूही अपनी फैमिली को गेस्ट रूम में ले गई थी ताकि वो लोग आराम कर सकें। वो लोग थके हुए थे, दूर से आए थे। मीरा जी ने खाना वगैरह वहीं रूम में भेज दिया था। दूसरा, केशव जी को रूही से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले आए थे। खाना खाने के बाद रूही अपने मम्मी पापा के पास बैठ जाती है। विवेक तो पहले ही ऋषु को अपने साथ ले गया था। दोनों किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं। दोनों की बहुत बनती है। रूही अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। उसके सिर को सहलाते हुए काजल जी कहती हैं, कैसी हो? मेहरा फैमिली कैसी लगी? रूही खुश होकर कहती है, बहुत अच्छे हैं सारे। वो सब कुछ बता देती है कि इतने दिनों में यहाँ क्या क्या हुआ। तभी केशव जी कहते हैं, करण कैसा है और करण का तुम्हारा रिश्ता कैसा है? ये सवाल रूही ने सोचा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उससे ऐसा कुछ पूछेंगे। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात करती थी। केशव जी ने उसे कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा शर्माते हुए बता देती है कि करण काफ़ी अच्छा है और उसका रिलेशन उसके साथ अच्छा है। करण उसका कितना ध्यान रखता है, उसे कितने प्यार से पेश आता है। केशव जी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, वो भी बहुत प्यार से। अगर कुछ कहूँ तो मानो कि रूही अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती, आज तक आपकी कोई बात टाली है पापा? आप हक से कहें कि क्या कहना चाहते हैं। केशव जी थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, फिर रूही को बताते हैं। उनकी बातें सुनकर तो रूही का मुंह खुला रह गया। वो थोड़ी शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो खुश हो कि हैरान, इसलिए थोड़ा सा चुप कर जाती है। लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसके माता पिता इतने खुश नज़र आ रहे थे। केशव जी के चेहरे पर इतनी बड़ी सारी मुस्कुराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं दूसरी तरफ करण के कमरे में उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को देख रहा था, जो वो आज रूही को देने वाला था। वो अपनी कुछ यादों में खो सा गया था। कुछ दिन पहले जब उसने घर लिया था, तो घर लेकर लौटा तो विवेक और रूही को साथ देखा। ये तब हुआ था जब विवेक रूही को बचाने के चक्कर में उसे अपने करीब कर लेता है। रूही को तो पता भी नहीं था कि इसका असर करण पर क्या हुआ था। वो दोनों तो बस दोस्त की तरह थे, पर उन दोनों को साथ देखकर करण की हालत बहुत खराब थी। विवेक और रूही की जोड़ी इस तरह लग रही थी जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हों। ये सोच सोच कर करण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। रूही को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर सता रहा था। इसीलिए घर लौटते ही उसने अपनी माँ से बात कर ली थी कि वो रूही से शादी करना चाहता है।
मीरा जी तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। रूही अभी अपने कॉलेज में है, उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई। पर करण ने ज़िद पकड़ ली थी, इसलिए उन्होंने केशव जी से बात की। केशव जी को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। करण को वो बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा से उसे अच्छा इंसान मानते थे। पर उन्होंने शर्त रखी थी कि रूही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। को कभी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। रूही जितना पढ़ना चाहे वो पढ़ सकती है और उसने 1 मिनट में उनकी बात को मान लिया था। कहा था कि आगे जाकर अगर कोई जॉब या बिज़नेस करना चाहे तब भी वो उसका पूरा सपोर्ट करेगा। केशव जी तो बहुत जल्दी राज़ी हो गए। उन्होंने तो वादा कर दिया कि वो रूही से बात करेंगे और दोनों की शादी जल्दी ही हो जाएगी। उनकी बातों ने करण को अलग सा सुकून दे दिया था। अब रूही बस उसकी होगी, हमेशा के लिए। ये सोच कर वो खुश था। बस रूही को बताना था, उससे पूछना था, क्या वो अभी शादी के लिए तैयार है? ये सोचकर ही उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि अब पूरी ज़िंदगी रूही उसके बनकर रहेगी, उसी की बाहों में रहेगी। कैसा होगा बाकी लोगों का रिएक्शन करण और रूही की शादी के बाद का? क्या करेगा विवेक? क्या उसकी मोहब्बत रह जाएगी अधूरी? कैसी होगी इनकी मोहब्बत? एक अधूरी सी मोहब्बत जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होगी। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं स्टोरी कैसी लग रही है।